हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब का ये सेशन नंबर 32 है। जो भी फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं मैं उन्हें बता दूं कि यूट्यूब पर हमारी एक सीरीज़ है डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब की। इसके हर एक सेशन में हम 10 मिसलेनियस क्वेश्चंस चूज करते हैं, कुछ ग्रामर से और कुछ वोकैब से। वाइल चूजिंग द क्वेश्चंस हम ये कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अच्छा हो, लेवल अच्छा हो, ताकि एग्जाम्स में जो भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और जो कई बार आपको छोड़ने पड़ जाते हैं क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आप उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो आप उन अच्छे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकें, एक एज ले सकें आप एग्जाम में ओवर अदर स्टूडेंट्स। राइट, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप चाहें तो इन 10 क्वेश्चंस को जिन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे क्विज के फॉर्मेट में अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। सिंपल है, एप्लीकेशन को ओपन करें, फिर डेली क्विजेस में जाएं और वहां से डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब इस सेक्शन में जाकर के डोज 32 नाम से जो भी क्विज हो उसे ओपन कर लें, उसे सॉल्व कर लें। पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से या फिर एप्लीकेशन में भी यहाँ पर जा करके। क्लास को शुरू करते। पहला जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चंस में से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्पॉटिंग एरर से है। आइए पढ़ते हैं। इन मेनी प्लेसेस रिजॉर्टिंग मैनग्रूव रीस्टोरिंग मैनग्रूव फॉरेस्ट, आई एम सॉरी, कई प्लेसेस पर या बहुत से प्लेसेस पे मैनग्रोव फॉरेस्ट कैन बी, रिस्टोरिंग का मतलब होता है चीजों को फिर से सही कर देना। तो बहुत से प्लेसेस पे मैनग्रोव फॉरेस्ट को रीस्टोर करना। मैनग्रोव फॉरेस्ट वो जहां पे पेड़ पौधे बहुत सारे हों, सदाबहार वन जिनको कहा जा सकता है। कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, कहां लगता है क्या गलत है? इन मेनी प्लेसेस रीस्टोरिंग मैनग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, गलत यहां पर है। स्ट्रैटेजी एक नाउन है जिसकी तारीफ में इफेक्टिव एडजेक्टिव आ गया। अब एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव की तारीफ में एडवर्ब होना चाहिए जो कि एक्सट्रीम ना होकर के एक्सट्रीमली हो सकता है। कैन बी एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, समझ रहे हैं ना? जैसे आप कहें शी इज एन एक्सट्रीमली पॉपुलर स्टार या द एक्सट्रीमली हॉट वेदर, बहुत ज्यादा गर्म मौसम। अब देखिए वेदर नाउन, हॉट उसी का एडजेक्टिव, एक्सट्रीमली उसी का एडवर्ब। ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो सही होगा एक्सट्रीम एडजेक्टिव को चेंज करके एक्सट्रीमली एडवर्ब लगाएं। एक्सट्रीमली इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक से है। माई लाइफ हैज इंटायरली बीन, मतलब मेरा जो जीवन है वो हो रखा है। कैसा हो रखा? अ माइग्रेशन ऑफ अ माइग्रेंट, दैट ऑफ अ माइग्रेंट, या फिर आ माइग्रेंट। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से ए और डी नहीं हो सकते क्योंकि मेरा जीवन माइग्रेशन नहीं हो सकता है ना। मेरा जीवन है, वो कोई प्रोसेस नहीं है कि आप माइग्रेशन मतलब पलायन। क्या आपका जीवन की के बराबर में आपकी जीवन को पलायन की संज्ञा दी जा सकती है? नहीं ना। तो आपका जीवन पलायन नहीं हो सकता और आपका जीवन पलायनकारी हो सकता है। ये एक व्यक्ति है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका दूसरा होना चाहिए। सही तरीका होगा कि मेरा जो जीवन है बिल्कुल बन गया है, क्या पलायनकारी बन गया है, ऐसे बोलना चाहिए। अगर ऐसे बोलना चाहिए तो डी लगा दीजिए कि मेरा जीवन बन गया है पलायनकारी, तो ये डी लगा दीजिए। नहीं, मेरा जीवन बन गया है एक पलायनकारी का जीवन, मेरा जीवन एक पलायनकारी का जीवन बन गया है। तो जब आप ये बोलोगे ना एक पलायनकारी का जीवन, तो हो जाएगा द लाइफ ऑफ आ माइग्रेंट, ऐसे हो जाएगा। माई लाइफ हैज बीन द लाइफ ऑफ अ माइग्रेंट, ये हो जाएगा माई लाइफ हैज बीन द लाइफ ऑफ अ माइग्रेंट। फिर एक रूल आएगा कि लाइफ नाउन को आप रिपीट क्यों कर रहे हैं, प्रोनाउन लगाइए, तो आप द लाइफ के प्लेस पे दैट लगा देंगे और अब हो जाएगा दैट ऑफ अ माइग्रेंट। क्या हो जाएगा? दैट ऑफ अ माइग्रेंट। किसमें है ये? ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या है? माई लाइफ हैज एंटायरली बीन दैट ऑफ अ माइग्रेंट। मूविंग ऑन। अगला क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। आपको बताना है कि कमांडेड के प्लेस पे इनमें से क्या कुछ आ सकता है। He has commanded a hobby which I do not like, मतलब उसके अंदर एक हॉबी है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
सर कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना। आप कभी भी हॉबी को ऑर्डर नहीं देते। यू कमांड अ कंप्यूटर, यू कमांड समबडी। आप किसी व्यक्ति को कमांड दे सकते हैं, आप किसी मशीन को कमांड दे सकते हैं, आप किसी एनिमल को कमांड दे सकते हैं, लेकिन आप एक हॉबी को कमांड नहीं दे सकते। मतलब बेसिकली इसमें ये मीनिंग होना चाहिए कि उसकी एक हॉबी है जो मुझे नहीं पसंद है, तो ही हैज एसोसिएटेड। एसोसिएटेड करने का मतलब होता है साथ देना, ऐड करना, किसी का पार्ट बनना, इन्वॉल्व हो जाना, वो भी नहीं होना चाहिए। कमांडेड भी नहीं होना चाहिए। चेरिश मतलब एंजॉय करना होता है, उसके बेनिफिट्स लेना, उसे चीयर करना, उसका फायदा उठाना, मजे लेना, लुत्फ लेना जिसको कह सकते हैं। डेवलप होना चाहिए। सर आप हैबिट्स को डेवलप करते हो, हैबिट्स को टाइम के साथ आप डेवलप करते हो। हॉबी भी हैबिट्स का ही पार्ट है। तो उसने एक हॉबी डेवलप की है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने एक कैरेक्टर डेवलप किया है, ठीक है, तो उसने एक हॉबी डेवलप की है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मूविंग ऑन, आपको पेरिश का सिनोनिम बताना है। क्या जानते हैं आप पेरिश के बारे में? पेरिश का सिनोनिम क्या हो सकता है? पेरिश का मतलब होता है समाप्त करना, विच मीन्स टू मिटिगेट, विच मीन्स टू वैनिश, विच मीन्स टू डिसिपेट। पेरिश करना, खत्म करना, ब्रिंग टू एन एंड, पुट टू एन एंड, समाप्त करना, पेरिश। कई बार ये चीजें अपने आप होती, जैसे जो स्टेन्स होते, दाग धब्बे होते हैं, कपड़े पे कुछ धब्बे लग गए, उन्हें कई बार जब धुला जाएगा आफ्टर मेनी वॉशेस, तो वो जो है वो अपने आप धुल जाते, तो पेरिश कर जाती हैं चीजें, यानी कि लुप्त हो जाती हैं, यानी कि डिसअपीयर कर जाती हैं। ठीक है, तो अब बताइए प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब होता है बढ़ना, यानी ग्रो करना। प्रोलिफरेट जब चीजें करती हैं तो बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं, वो मैनीफोल्ड होती हैं, वो इंप्रूव करती हैं, वो संख्या में बढ़ती हैं, इनलार्ज करती हैं। प्रोलिफरेशन होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ एम्यूनिशंस, मतलब युद्ध सामग्री को बढ़ाया गया है, उसे कई गुना बढ़ाया गया है। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई करने का मतलब होता है किसी की खूब तारीफ करना, उसे खूब बढ़ा चढ़ा के पेश करना, उसे ब्यूटीफाई कर देना, ग्लोरीफाई करना, उसकी तारीफ करना, जिसको आप प्रेज कर सकते हैं, यूलोजाइज कर सकते हैं। मास्टिकेट करना मतलब चबाना, मास्टिकेट करना, चबाना, डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट करना, मास्टिकेट करना, डाइजेस्ट करना, इंजेस्ट करना। ठीक। क्रम्बल, जब चीजें क्रम्बल करती हैं तो वो टूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, विलुप्त होने लगती हैं, बिखर सी जाती हैं। जैसे किसी का करियर क्रम्बल करता है, किसी की पॉपुलैरिटी क्रम्बल करती है, तो वो उसकी पॉपुलैरिटी खत्म होने लगती है। तो क्रम्बल इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। ठीक। मास्टिकेट कुछ हद तक हो सकता है, क्योंकि जब आप चबाओगे, डाइजेस्ट करोगे तो चीजें धीमे धीमे खत्म होंगी, राइट। लेकिन पेरिश का मतलब लुप्त होना, खत्म होना, डिसअपीयर। क्रम्बल का मतलब ही होता है धीमे धीमे अंत पे चले जाना, है ना, अंतिम कगार पे पहुंच जाना, खत्म होने लगना, क्रम्बल करना, लुढ़क जाना, फंबल कर जाना। ये चीजें जब क्रम्बल करती तो वो मतलब टूट फूट जाती, बिखर सी जाती हैं, फिर वो बचती नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं बचता। नंबर 5 स्पॉटिंग एरर से है, पढ़िए। एनोस्मिया। ठीक है, एनोस्मिया इज द कंप्लीट लॉस एंड एब्सेंस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। एनोस्मिया एक डिजीज है, एक डिसऑर्डर है। क्या है? जब आपको गंध नहीं मिलती किसी भी चीज की, आपको स्मेल नहीं मिलती, तो एनोस्मिया इज व्हाट? इट इज द कंप्लीट लॉस एंड एब्सेंस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। आप में जो सेंसेस होती, जो स्मेल कर सकती, वो खत्म हो जाती, वो किसी काम की नहीं रह जाती। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब छिपी हुई सी एरर है, मतलब चुपके से जो एरर आ जाए और पकड़ में ना आए। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, कंप्लीट लॉस। क्या लिखा है? एब्सेंस ऑफ। सो चाहे कंप्लीट लॉस बोलिए चाहे एब्सेंस बोलिए, एक ही तो बात है। एनोस्मिया इज द कंप्लीट लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, कंप्लीट लॉस, या एनोस्मिया इज द एब्सेंस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। तो कंप्लीट लॉस या एब्सेंस एक ही चीज तो है, तो दो अलग अलग चीजें हैं, तब एंड लगाइए। जब वो एक ही चीज है तो एंड क्यों लगाए हैं, और लगाइए। जब एक ही बात है, चाहे आप कंप्लीट लॉस कह दीजिए और चाहे एब्सेंस बोल दीजिए, बोथ मीन वन, बोथ मीन सेम।
तो फिर आप और लगाइए इन प्लेस ऑफ एंड। नंबर 6, आर्बिट्ररी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हालांकि नेगेटिव है। आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर होता है मनमाने तरीके से, जब आप किसी की सुन ना रहे हो। ये नेगेटिव वर्ड है, अनलॉफुल होता है इसका मतलब, क्योंकि अगर आप नियम कानून को ताक पे रख करके अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे, यू आर मिस यूजिंग योर पावर, यू आर इनफैक्ट अब्यूजिंग द पावर यू एंजॉय। तो आपका वो तरीका आर्बिट्ररी है, आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर, आर्बिट्ररी कैंसिलेशन ऑफ समथिंग, मतलब मनमाने तरीके से किसी भी काम को कर रहे हैं जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर्ड वे में आप कर रहे हैं। ये मतलब कानून की धज्जियां उड़ाने जैसा है, उसको टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड इसको कह सकते हैं। तो आर्बिट्ररी मिस हैंडलिंग की तरफ जाता है। तो एंटोनिम आपको चाहिए तो लॉफुल हो जाएगा, क्योंकि आर्बिट्ररी इलीगल के लिए आ सकता है, अनलॉफुल के लिए आ सकता है। तो जो चीज़ें जेन्युइन है, लॉफुल हैं, वैलिड हैं, वो इसका एंटोनिम हो जाएंगी। डेस्पोटिक किसको कहते हैं? तानाशाह को। अगर कोई बंदा डेस्पोटिक है तो तानाशाह है, वो बहुत रूड है, बहुत हार्श है, वो किसी की नहीं सुनता, वो डिक्टेटर है, वो एक तरीके से टायरेंट है। समझ रहे हैं? टायरेंट है। विलिंग मतलब इच्छुक, इंक्लाइंड जिसको आप कह सकते हैं, इच्छुक। फैंसीफुल, फैंसीफुल मतलब होता है कि जो चीजें मतलब अनरियलिस्टिक हो, अनरियल। फैंसीफुल है ना, फैंसी का मतलब क्या होता है? जो चीजें जमीन पे नहीं है, टिकाऊ नहीं है, तो वो अनरियलिस्टिक हो सकती है। ठीक है, तो आर्बिट्ररी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। आर्बिट्ररी डिसीजंस होते हैं जिसमें किसी से कंसल्ट नहीं किया जाता। आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर है, किसी को परेशान किया जाता है ऐसा करके। नंबर 7, गिव समवन अ लेग अप। गिव समवन अ लेग अप का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है किसी की मदद करना। कैसे? जैसे कोई कहीं चढ़ रहा है, तो अगर वो ना चढ़ पाए तो उसका पैर पकड़ के आपने ऊपर कर दिया तो वो चढ़ गया। समझ रहे हैं? जैसे कोई कुर्सी पर ही चढ़ना चाहता है, छोटा सा बच्चा नहीं चढ़ पा रहा, पैर आपने हल्का सा उठा दिया, तो दिस इज कॉल्ड टू गिव समवन अ लेग अप। असिस्ट करना, हेल्प करना, किसी को आगे बढ़ने में मदद करना। हेल्प समवन अचीव समथिंग। इसी का ठीक उल्टा लेग पुलिंग होता है, उसमें होता है किसी को पीछे खींचना, आगे ना जाने देना। लेग अप में आप किसी की मदद करते हैं। गेट क्रैकिंग, गेट क्रैकिंग, शुरू कर देना किसी काम को। नारियल होता है बंद, बहुत हार्ड उसकी शेल होती है, फिर उसको आप जमीन पे पटकते हैं, कई बार 2-3 बार पटकते हैं, फिर वो क्रैक हो जाता है, बस क्रैक हो जाता है, आप खाना शुरू। तो गेट क्रैकिंग का मतलब होता है कि शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो गई। आप कई बार मूवीज में देखते हैं, जब जंग की शुरुआत होती है तो एक योद्धा मैदान में जब उतरता है तो पैर रखता है जमीन पे और जमीन क्रैक कर जाती हो जाती है ना उसकी ताकत से, तो वहां से वो शुरुआत हो रही है। गेट क्रैकिंग, इनिशिएट करना, शुरू करना। स्टार्ट डूइंग समथिंग इमीडिएटली, गेट क्रैकिंग। अक्सर गेट क्रैकिंग जो है बिना सोचे समझे एकदम से जब आप किसी काम को शुरू कर दें एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स, तो वो गेट क्रैकिंग हो जाता है। क्या है? गेट क्रैकिंग। नंबर 9, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस से है, पूछा जा रहा हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब, गेटिंग ऑफ इन योर न्यू जॉब, गेटिंग अलोंग योर न्यू जॉब, या गेटिंग ऑफ इन योर न्यू जॉब। क्या लगता है क्या होना चाहिए? मतलब इसका मीनिंग तो समझ में आ ही रहा है। इसका मतलब है कि और तुम्हारी नई जॉब कैसी चल रही है, यही तो मतलब है। हाँ, कि कोई आपकी नई जॉब कैसे चल रही है, तो इसको कहते हैं हाउ आर यू गेटिंग अलोंग योर न्यू जॉब। बेसिकली हाउ आर यू गेटिंग अलोंग विद योर न्यू जॉब होना चाहिए, दैट विद इज मिसिंग, लेकिन गेट अलोंग ही होगा। इसका मतलब होता है मैनेज करना, हाँ, कैसे चीजें रिस्पॉन्ड कर रही, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। तो सही होगा टू से हाउ आर यू गेटिंग अलोंग इन योर न्यू जॉब, या हाउ आर यू गेटिंग अलोंग विद योर न्यू जॉब। नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ स्पीच से है, आपको बताना है विच वे शैल वी गो में विच का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। इट्स वेरी सिंपल, नाउन है, जीरंड है, कंजंक्शन है। विच नाउन तो नहीं हो सकता, जीरंड तो नहीं हो सकता, आईएनजी फॉर्म होती है जीरंड। नाउन किसी का नाम है क्या? ये या तो कंजंक्शन है या तो एडजेक्टिव है, राइट। कंजंक्शन भी नहीं, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं कर रहा किसी चीज को,
कनेक्ट कर रहा है क्या, किस रास्ते, कोई कनेक्ट कर रहा नहीं, एडजेक्टिव है। एक और लॉजिक है, वे एक नाउन है, नाउन की ही पहले जो आता है शब्द वो एडजेक्टिव कहा जाता है, वे एक नाउन है, नाउन की ही बात करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता, तो विच वे इज व्हाट, इट्स एन एडजेक्टिव, राइट। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, एडजेक्टिव है विच वे का विच। इस तरीके से ये सेशन ओवर हो जाता है, लेकिन साइन ऑफ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ऐसे ही एक ऑर्गेनाइज्ड बैच में प्रैक्टिस करना चाहते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की, जैसे अभी आपने 10 मिसलिनियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, अगर ऐसे आप टोटल में 100 मॉक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, जिसमें से हर मॉक में 50 मिसलिनियस क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के, आरसी के 20 क्वेश्चंस, वोकैब के 15, ग्रामर के 15, देन यू शुड buy this batch, then they should go for this batch, English ST practice batch 3.0। 3.0 इसलिए क्योंकि ये तीसरा बैच है मेरा इस सीरीज का। अगर आप सीजीएल, स्टेनो, सीपीओ, सीडीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बहुत काम का बैच है। सीजीएल मेंस में 135 मार्क्स की इंग्लिश आती है, स्टेनो में 100 मार्क्स की, सीपीओ में मेंस में 200 और प्री में 250 यानी कि 250 मार्क्स की इंग्लिश होगी ओवरऑल, और सीडीएस में भी 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है। तो इतने शानदार एग्जाम्स में अगर आपको स्कोर करना है 90% से भी ज़्यादा, देन यू शुड गो फॉर दिस बैच। आप एक बार जरूर इस बैच को विजिट करें एप्लीकेशन में जा करके, और इसमें जो है आपको डेमो सेशंस मिलेंगे, आप उन डेमो क्लासेस के थ्रू बेहतर आइडिया ले सकते हैं कि ये बैच कितना हेल्पफुल हो सकता है। अभी इस बैच में डिस्काउंट है तो इसकी फी है जस्ट 1499। कोर्स कंप्लीट कराने का जो ड्यूरेशन है वो 4.5 मंथ्स के आसपास है, 4 से 4.5 महीना, लेकिन वैलिडिटी इसकी पूरे 1 ईयर की है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से हैं तो फिर आपकी फी में कुछ और भी डिस्काउंट किया जा सकता है। अगर आप सीखना चाहते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, A to Z आपको अगर इंग्लिश, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन A to Z आपको सीखनी है, पूरा कोर्स आप इंग्लिश का पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर का, वोकैब का, कॉम्प्रिहेंशन का, देन यू कैन गो फॉर दिस बैच। इस बैच की फीस है जस्ट 1199 यानी 1199, और इसमें पूरा ग्रामर है, वर्ड पावर है, कॉम्प्रिहेंशन है, सब कुछ है विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। एक बार आप इस बैच को विजिट करें, इसके डेमो सेशंस अटेंड करें, आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे आज के सेशन को रोकते हैं, तो मिलते हैं डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब के नेक्स्ट सेशन में। आज का ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।